नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को कक्षा 6 से 8 के लिए सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। अभी तक हम लोगों ने 5 हल कर लिया है। आइए आज 6वां देखते हैं। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज की श्रृंखला की ये है पहला प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। ऑप्शन है विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है ABC, ABCD, ABD, BCD। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ABC। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधनों के रूप में प्रयोग करके। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड। ये मानदंड आप नहीं किसी को दे सकते हैं, इसलिए गलत है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पहला सही है ABC। अगला प्रश्न है कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीखने व सकने वाले शिक्षार्थी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। इसका ऑप्शन B सही है। वो सीधा सीधा बता रही है कि छुओ तथा अनुभव करो, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो छूकर ही महसूस कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। ऑप्शन है उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। अगला है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो उनके चिंतन के प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखने के अवसर देते हैं। ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, क्योंकि उनमें अलग अलग सोच में संलग्न होने के अवसर प्रदान होते हैं इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं?
इसमें सही कथन कौन सा है बताना है। ऑप्शन है, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके के नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अगला है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। ऑप्शन है बी डी, सी डी, ए बी, बी सी। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही है, क्योंकि इसमें सही पूछा है असफलता का कारण। तो विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। सही बात है, उनके जो परिवेश हैं उस आधार पे उनको शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए बच्चे फेल होते हैं और वो सीख नहीं पाते हैं। डी है, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती है। कभी भी बच्चे को गलत नहीं ठहराया जाता है, ये चीज़ ध्यान में आप रख के चलिएगा। कोई भी बच्चा हो, कितना भी वो गड़बड़ बच्चा हो, उसके अंदर सीखने की क्षमता होती है। अगर विद्यालय चाहे तो उसे सिखा सकता है, क्योंकि विद्यालय में प्रवेश जब करता है बच्चा तो अपने पूर्व ज्ञान के साथ, मतलब जब छोटा होता है तो कुछ ना तो कुछ तो सीखता ही है, उसके आधार पे वो जाता है। अगर उसे सही अच्छी शिक्षा दिया जाए, अगर उसका अच्छा देखभाल किया जाए तो वो सब कुछ सीख सकता है। ठीक, हर समय जो है विद्यालय को ही दोषी ठहराया जाता है, बच्चे को कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रख के जाइएगा एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न है, दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर दो बच्चे हों तो अगर दो पढ़ रहे हैं एक ही मतलब कि चैप्टर को, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों का अर्थ एक ही हो, अलग अलग अर्थ भी हो सकता है, अलग अलग उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक, ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की सोच और समझ में क्षमता में अंतर होता है और अधिगम की विधि में रुचि अलग होती है, सोचने की विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, यही सब कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसे बोलते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। ऑप्शन है, सक्रिय सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि एनसीएफ कब आया था? 2005 में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है?
एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? 7 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। ऑप्शन है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, प्रत्यय स्मरण रटना और समझना, ड्रिल और अभ्यास। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। ऑप्शन है शिक्षक की योजना और शिक्षा में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसके कार्यभार बढ़ते हैं, शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो अधिगम को कौन प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन है ABC, ABCD, ABCD। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABCD चारों प्रभावित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सार्थक अधिगम है। ऑप्शन है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन सहचर, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सार्थक अधिगम निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के कार्य के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? फिर सुन लीजिए, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? इसमें कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों की उनकी धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं,
विद्यार्थियों से उच्च स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। ये चीज़ गलत है, ये शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। ठीक, बाकी सब हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ये चीज़ गलत है, यहाँ गलत ही पूछा है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट तथा फिर डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन है, खोज, पोषण, चुनौतियां, सीमाएं, वंशानुक्रम, पर्यावरण, स्थिरता, परिवर्तन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अब यहाँ पे वंशानुक्रम रख लीजिए और यहाँ पे पर्यावरण। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है 15 नंबर का प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही होते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल दी जाएं। ये सही है। चलिए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऑप्शन है बुद्धि का प्रकार, अंत अवस्था। ऑप्शन है संगीतात्मक चिकित्सक, भाषिक कवि, अंतर्वैयक्तिक खिलाड़ी, स्थानिक वायलिन वादक और मूर्तिकार। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, आइए मिला लेते हैं। संगीतात्मक ये हो जाएंगे वायलिन वादक 4, भाषिक हो जाएंगे कवि, अंतर्वैयक्तिक हो जाएंगे चिकित्सक, स्थानिक हो जाएंगे मूर्तिकार। इसमें बचा खिलाड़ी, जो कि इसका ऑप्शन इसमें नहीं है। 4 2 1 5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ले वाइगोस्की के अनुसार, ऑप्शन है बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है लेवाइगोस्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर अधित्र है। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित है। ये ऑप्शन सही है। ठीक, इसी की आलोचना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। ऑप्शन है शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। शिक्षक शिक्षार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करना। शिक्षक मानक उत्तरों से शिक्षार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जो अधिगम के आकलन को उजागर करता है वो है शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, बच्चों के अनुभवों उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में
बच्चों को सक्षम बनाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। ये है बाल केंद्रित शिक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पहले पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाई, लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लड़की के लिए लिंग की गलत पहचान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, आकलन से विद्यार्थियों को सह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देखकर संक और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। ऑप्शन बी है, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थी का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। अगला है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। डी है, आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय हो और चिंता को संचार न हो। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए और सी, बी और सी, ए और बी, बी और डी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और सी। आकलन से विद्यार्थियों को सह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देखकर और शिक्षक तदनुसार उसे ठीक कर सके। और सी वाला है, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार कर सके, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि
उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक, इसे RTE 2009 भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक, ऑप्शन है, समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो जिस कक्षा में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान वाला है, एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ वर्णन किया गया है। ऑप्शन है, समीप दूराभी दिशा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। सिरह पदाभी विमुख शिक्षा दिशा सिर से पैर का क्रम। अंतर वैयक्तिक भिन्नताएं किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। डी है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। और ऑप्शन 5वां रखा है सरल से जटिल की ओर वृद्धि। अब इसे मिलान करना है, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं। आइए मिलान करते हैं। सबसे पहले हो जाएगा समीप दूराभिमुख दिशा, तो ये हो जाएगा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ऑप्शन नंबर 4। फिर हो जाएगा सिरह पदाभी विमुख, मतलब सिर से पैर का क्रम, ये हो जाएगा 2। उसके बाद है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, ये हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1। अगला है अंतरावैयक्तिक भिन्नताएं, ये हो जाएगा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर 3। तो 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, ऑप्शन है, कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया समवयस्क की स्वीकार्यता बढ़े। पूरा ये है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है?
विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, चलिए अगला है, बस इतना ही था 30 प्रश्नों की श्रृंखला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।